जय हिंद बच्चों आज हम कक्षा 10वीं के विषय गणित में अध्याय 5 और अध्याय 6 ये दोनों अध्याय के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। बेटा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक मतलब वास्तविक संख्या से लेकर अपना द्विघात समीकरण तक सारे आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, आप लोग उतने ही सवाल अगर पढ़कर जाओगे और वहाँ की जितनी थ्योरी मैंने आपको समझाया था उतना अगर पढ़ के चले गए तो आपके 75 नंबर के पेपर में बेटा आप लोग 70 के ऊपर जरूर लेकर आओगे। अगर सारे सवाल जो मैं बता रहा हूँ अगर आप लोग उतना कर लिए ना तो आप लोग ये निश्चित मानो कि आप लोगों के कुल मिला के 71, 72, 73, 74 यहाँ तक कि पूरे 75 में 75 भी नंबर आप लोग लेके आ सकते हो। ठीक है, और इतने ही इंपॉर्टेंट सवाल अगर कुछ सवाल भी यहाँ से बना लिया तो कोई बच्चा सही में फेल तो कभी नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 इन दोनों के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बेटे, और आप सभी क्या करना, कॉपी पेन पकड़ के प्रैक्टिस करते जाना इन सवालों की, है ना। प्रैक्टिस गणित में आपको करना ही पड़ेगा, केवल सवालों को देखने से काम नहीं चलता है। तो मेरा नाम है मुकुंद यादव, मैं आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो बेटा चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद समांतर श्रेणी की परिभाषा देख सकते हैं आप लोग, संख्याओं का वह समूह जिसके प्रत्येक पद पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। और उस निश्चित संख्या को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, उसे डी से दर्शाते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर प्रथम पद जो है तो होता है उसे ए से दर्शाया जाता है, सार्वंतर डी। अब डी बराबर क्या होता है बेटा, अगला पद माइनस पिछला पद, जैसे कि दूसरा पद माइनस पहला पद, जैसे यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपको A2 माइनस A1, वैसे आप लोग A3 माइनस A2, वैसे आप लोग A4 माइनस A3 आप लोग कर सकते हो। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अगले पद में से पिछला पद घटाओगे तो आपको सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा पद जो है A2 बराबर A प्लस डी होता है, A3 बराबर A प्लस 2D होता है, A4 बराबर A प्लस 3D होगा। इसका मतलब जिस पद की आप लोग बात कर रहे हो D के सामने उससे एक कम संख्या आ रही। ध्यान से देखिए, जैसे A3 बराबर है तो वहाँ पे D के सामने 2 लिखा हुआ है, समझे कि नहीं समझे। वैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि A20 तो आप लोग बोलेंगे A प्लस 19D, है ना, A प्लस 19D आप लोग बोलोगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर एनवा पद का सूत्र बहुत ही जबरदस्त है, इंपॉर्टेंट है, आपको खालिस्तान में पूछा भी जाता है कि एनवा पद का सूत्र क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी पद को हम लोग व्यापक पद भी बोलते हैं, एपी का व्यापक पद भी इसे ही कहते हैं, एनवे पद को। फिर आप लोगों को एक नंबर में ये भी सवाल आता है कि एपी का मानक रूप लिखिए, तो आप लोगों को एपी का मानक रूप जो इस डिब्बे के अंदर जो दिखाई दे रहा है, बॉक्स के अंदर जो दिखाई दे रहा है ना बेटा, वो आपका एपी का मानक रूप है ना। पहला रहेगा ए, दूसरा रहेगा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2D, इस प्रकार ये कहानी चलते रहेगी। परीक्षा अध्ययन में आप लोगों को ए के बाद ए प्लस माइनस डी दिया हुआ है, तो प्लस माइनस मत लिखना, आप लोग सिर्फ प्लस लिखना है बस। आपको समझ में आ गई बात। चलिए आगे की थ्योरी इस प्रकार है, एपी के n पदों का योग, यह सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा, अंतिम पद। तो अंतिम पद और nवा पद दोनों का सूत्र सेम होता है ना। और n पदों का योग का आप लोग सूत्र देखो, 2 सूत्र होते हैं यहाँ पे। जब आपको प्रथम पद और सार्वंतर दिया रहता है तो ये Sn बराबर n/2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला सूत्र लगाना है, समझ में आ गई। अब जब आप लोगों को प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ रहेगा तब आप लोगों को ये सूत्र लगाना है, Sn बराबर n/2 a प्लस l। ठीक है, और जब a, b, c AP में हो मतलब समांतर श्रेणी में हो तो b बराबर a प्लस c/2 होता है, और b को हम लोग a और c का समांतर माध्य कहते हैं। ये जो सवाल है आप लोगों को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, है ना, जो मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ सबसे लास्ट वाला। इसके बाद देखिए अगली जो थ्योरी है आपकी, सीधे सीधे सवालों की चर्चा करते हैं अब अपन लोग। ठीक है, यदि यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकते हैं बेटा, मैं आप लोगों को टाइप्स बता रहा हूँ कि इस टाइप के सवाल यहाँ से आप लोगों को बन सकते हैं। इन प्रकार के सवाल, इस प्रकार के सवाल आप लोग जरूर बनाकर जाएंगे, समझ में आ गई बात। यदि एपी का nवा पद आपको दिया हो तो प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। बेटा प्रथम 4 पद कैसे ज्ञात करेंगे,
n का मान पहले 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, सीधे सीधे 4 पद आपको प्रारंभ से प्राप्त हो जाएंगे। फिर nवा पद से संबंधित आपको प्रश्न कैसे कैसे पूछता है, और ये 100% आपको पूछा ही जाना है। जैसे कि आप लोग सत्र यहाँ पर देख सकते हो कि आपको पिछले सत्र जो है 3 सवाल nवे पद से रिलेटेड आपको पूछा गया था, इसलिए nवा पद से संबंधित सवाल आप लोग जरूर पढ़कर जाना। जैसे कि सवाल क्या था आपको पहले, AP जो है वो है क्या 2,7,12, मतलब 2, 7, 12 से चलते जा रहा है, और सीधे बोला उसने कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। फिर अगले AP में उसने 11वां पद ज्ञात करने बोल दिया, अगले AP में 10वां पद, फिर से 10वां पद, फिर से 30वां पद। तो ये आप लोगों को ये nवे पद का सूत्र लगाना है और आपका सीधे सीधे आंसर यहाँ पर आ जाना है। अगला देखिए, ये भी nवे पद से रिलेटेड है। AP का कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद में आपको मानना पड़ेगा, माना कि nवा पद 78 है और आप लोगों को n का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है कि कौन सा पद इसका -81 है ना। तो ये भी सवाल आप लोग जरूर पढ़कर जाना, और इन दोनों के जैसा ही सवाल आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। AP जो दिया हुआ है आप लोगों को, इसमें कितने पद हैं, तो आप लोग जो सबसे लास्ट वाला जो पद दिखाई दे रहा है उसको या तो अंतिम पद मानो या तो nवा पद मानो। तो nवा पद बराबर हो जाएगा 205। यहाँ पर भी आप लोगों को कितने पद का मतलब कौन सा पद, कितने पद, ये अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो आप लोगों को समझ जाना है कि यहाँ पे हमको n का ही मान निकालना है। समझ में आ गई बात। चलिए जांच कीजिए कि ये AP है या नहीं। तो ये कैसे चेक करते हैं बेटा, तो आपको कम से कम यहाँ पे 2 से 3 सार्वंतर यहाँ पे निकालना है, मतलब D1 निकालना है, फिर D2 निकालना है, D3 निकालना है। अगर सारे सार्वंतर अगर बराबर आते हैं तो ये AP है, अन्यथा ये AP नहीं है। आगे देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न कैसा बन सकता है आपको, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बेटा ये तो हर बच्चे से बन जाना चाहिए, प्रथम पद तो देख के ही पता चल जाता है। सार्वंतर के लिए आपको दूसरे वाले में पद में से आपको पहला वाला पद का आपको घटाते आना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो ये सवाल आपको बन जाना चाहिए। अगला जो है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले 10 और 250 के बीच में 4 के कौन से गुणज है वो लिखना है, और कितने मतलब यहाँ पे आप लोगों को फिर से n का ही मान आपको ज्ञात करना है। nवें पद का सूत्र लगेगा इसमें और n का मान ज्ञात कर लोगे आप लोग। उसके बाद AP के तीसरे और 9वें पद आपको दिया हुआ है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। AP का 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, 31वां पद ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल आपको जरूर बनाना है। AP के 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जबकि AP का मान आपको दिया हुआ है। तो 22 पदों का योग क्या है, आप लोग सूत्र लगाओगे और आप लोग योग ज्ञात कर लोगे सीधे सीधे। ठीक है। AP के 14 पदों का योग 1050 है और प्रथम पद 10 है, तब 20वां पद आप लोगों को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ये भी nवें पद का सूत्र लगाओगे तो ही आप लोगों से आराम से बन जाएगा। ठीक है। पहले इसमें स्मॉल d का मान निकले, मतलब सार्वंतर का मान निकलेगा, उसके बाद आप लोग 20वां पद ज्ञात कर पाओगे। अगला देखिए, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो ये सूत्र से बन जाएगा Sn बराबर n/2 a + l से बन जाएगा। ये आप लोग हल कर लेना। आपको पहला गुणज पता होना चाहिए, गुणज मतलब पहाड़ा इसका पढ़ना है आपको। ठीक है। 8 एकम 8 पहला हो जाएगा, और अगला सबसे लास्ट वाला जो हो जाएगा 15 8 120 हो जाएगा। ठीक है, देख लेना आप लोग, बन जाएगा ये वाला सवाल आपसे। 2 AP के सार्वंतर समान है, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये आप लोगों को पता करना है। अब बेटा अगला जो चैप्टर है आप लोगों का वो है अध्याय 6, जिसका नाम है बेटा त्रिभुज। बच्चे बहुत बार घबरा जाते हैं क्योंकि यहाँ के सवाल ना बच्चों से थोड़ा मुश्किल लगते हैं बच्चों को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है आप लोगों का ये 5 अंक का है, और जो चैप्टर नंबर 5 है ना वो भी आप लोगों का 5 ही अंक का है। और यहाँ से आप लोगों को 1 अंक के 3 सवाल लगभग पूछे जाएंगे और 2 अंक का 1 सवाल। तो घबराने की बात ही नहीं है। 2 अंक का 1 सवाल पूछा जा रहा है, तो मैं आपको जितने सवाल बता दूंगा सिर्फ उतने ही पढ़ के जाओ आप लोग इस चैप्टर नंबर 6 की पूरे तरीके से तैयारी आपकी हो जाएगी और अच्छे से आप लोग इसको बनाकर आ पाओगे एग्जाम में। तो अगला देखिए, सीधे सीधे आपको क्या पढ़ना है, समरूप आकृतियां। ये त्रिभुज हेडिंग डल गया है, लेकिन आप लोग ये समरूप आकृतियां हैं। ये वे आकृतियां जिनके आकार तो समान हो, आकार को हम लोग इंग्लिश में शेप बोलेंगे, है ना। आकार समान हो परंतु आमाप समान हो, यह आवश्यक ना हो, तब आकृतियों को हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं। तो आमाप का मतलब साइज है, आकार सेम होना चाहिए, भले ही से उनका साइज छोटा बड़ा हो तो चल जाएगा, है ना। वो आकृतियां समरूप कहलाती है। जैसे आप लोग देखोगे एक वर्ग है या फिर एक वृत्त है या फिर एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये हमेशा ही समरूप आकृतियों के उदाहरण माने जाते हैं। और खालिस्तान में भी आप लोगों को पूछा जाता है कि
सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं तो आपको लिखना समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, सर्वांग सम आकृतियां वे आकृतियां जिनके आकार और आमाप दोनों ही समान हो, है ना, उन्हें अपन लोग सर्वांग सम आकृति कहते हैं। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप हो सकती है, परंतु सभी के सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो यह जरूरी नहीं है। अगला देखिए, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आता ही है, शर्त लिखने आता समरूप त्रिभुज की। ठीक है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। थेल्स प्रमेय अर्थात उसी को अपन लोग बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये पिछले वर्ष ही आप लोगों से पूछा है, इसका कथन लिखने आता है। आप लोग जरूर इसका कथन याद कर लेना, इसका कथन ही इस बार आप लोगों से पूछा जाएगा। इसका जो है ना उत्पत्ति करने बड़े मुश्किल से पूछा जाएगा, क्योंकि 2 अंक में इतना बड़ा क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को इनके कथन जरूर याद करना है, थेल्स प्रमेय का भी, और उसी को अपन लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं, और थेल्स प्रमेय का विलोम का भी कथन आप लोगों को याद करके जाना है। उसके बाद समरूपता की कसौटियां। समरूपता की कसौटियां कौन सी है? कोण कोण कोण, जिसे अपन लोग एंगल 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 बोलते हैं। दूसरा है बेटा कोण कोण, जिसको अपन लोग सिर्फ एंगल एंगल बोलेंगे। तीसरा जो है, यहाँ सेकंड ही लिख दिया मैंने, यहाँ तीसरा जो आएगा वो आएगा भुजा भुजा भुजा, इसका मतलब साइड साइड साइड। और जो फोर्थ वाला जो है वो है साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा। तो ये सभी आप लोगों को जरूर यहाँ से पढ़कर जाना है बेटा ना। अब देखिए प्रश्नावली 6.1 में आप लोगों को सारे खाली स्थान दिए गए हैं, इनको जरूर पढ़कर जाना। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, और फिर बोल रहा है दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खाली स्थान हो, मतलब बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। ये सवाल तो आपसे पूछा गया है पहले वार्षिक परीक्षा में। निम्नलिखित युग्मों के भिन्न भिन्न उदाहरण दो। समरूप आकृतियों के 2 उदाहरण देना है बेटा आपको, और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है उनके भी उदाहरण देना है। फिर आप लोगों को पूछा गया है कि बताइए कि निम्न में से चतुर्भुज समरूप हैं कि नहीं, तो आप लोगों को जवाब देना है बेटा समरूप कब होंगे? जब इनके संगत भुजाएं समानुपाती होंगी और संगत कोण बराबर होंगे। तो यहाँ तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। दूसरे चित्र में आपको 90-90 अंश दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर तो 90 अंश दिखाई नहीं रहा है। तो आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पर चूंकि भुजाएं तो समानुपाती दिखाई दे रही है, परंतु कोण यहाँ पर बराबर नहीं है, अर्थात आकृति समरूप नहीं है। इसके बाद देखिए थेल्स प्रमेय का कथन है, देखो ये आप लोग जरूर इसको याद करके जाना। और अगर आप लोग जो इसको सिद्ध भी अगर करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से देख देख कर आप लोग इसको सिद्ध कर सकते हो। उसके बाद देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम का ये कथन है बेटा, इसको भी आप लोग जरूर इसको याद करके चले जाना। इतना ही आपको सिर्फ कथन ही याद करके जाना है, सिद्ध नहीं भी करोगे चलेगा, क्योंकि 2 अंक का ही प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। जो बच्चे इस अध्याय को हार्ड समझते हैं वो सिर्फ इतना तो करके जाइए, बस हो गया, आप लोग शानदार पेपर बना कर आओगे। और ये जो उदाहरण नंबर आपका 1 है ना, इसको आप लोग जरूर आप लोग ये पढ़ के जाना, बहुत ही अच्छा सवाल है, 2 अंक में आप लोगों को ये पूछा जा सकता है। अब उसके बाद देखिए अगली प्रश्नावली से ये पहला जो सवाल है बहुत ही जबरदस्त है ना। इसमें थेल्स प्रमेय लगाना है और पूरा काम आपको एकदम शानदार तरीके से बना के आना है, पूरा आराम से आप लोगों से सवाल आप लोगों से बन जाएगा। तो ये दोनों सवाल, पहले वाले सवाल में जो दोनों सवाल हैं उन दोनों को आप लोग जरूर बनाकर जाना। उसके बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हो तीसरा सवाल आप लोगों को पढ़कर जाना है, उसके बाद चौथा सवाल आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं समरूपता की कसौटियाँ, जो कि क्या है? एंगल एंगल एंगल, इसको जरूर आप लोग पढ़ लेना एक बार। ठीक है, उसके बाद देखिए एंगल एंगल कसौटी है ना, उसके बाद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये अगली कसौटी है जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है साइड साइड साइड। उसके बाद अगली कसौटी जिसका नाम क्या है? साइड एंगल साइड। उसके बाद देखो आप लोग उदाहरण नंबर 4 आप लोग इसको समरूप करके दिखाना है दोनों त्रिभुजों को, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो, बहुत ही छोटा सा सवाल है, ये भी आपको 2 अंक में पूछा जा सकता है। उसके बाद 6.3 के कुछ सवाल यहाँ से देखो, बहुत सारे सवाल यहाँ पर आप लोगों को दिए गए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो 6 सवाल यहाँ पे दिए गए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से आपको पहला सवाल जरूर बनाकर जाना है बेटा। उसके बाद आप लोगों को देखना है यहाँ से 5वां सवाल, पहला और 5वां जरूर आप लोग बना लेना। उसके अलावा भी आप लोग अगर यहाँ से बनाना चाहते हो तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। उसके बाद ये जो आप लोग दिख रहा होगा आप लोगों को आकृति 6.35 वाला सवाल, कौन सा सवाल है ये? तो ये है दूसरा सवाल, इसको भी आप लोग जरूर देख लेना। समझ में आ गई बात? उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है 2020 में आप लोगों से पूछा गया है, तो हम लोग इसको भी आप लोग अच्छे से बना लेना। समझ में आ गई बात? ये जो सवाल है आपका 2019 में आप लोगों से पूछा गया है, तो हम लोगों को इस सवाल को भी अच्छे तरीके से बनाकर जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए तो अध्याय 5 और अध्याय 6 से आप लोग मात्र इतना ही क्वेश्चन आप लोग अगर पढ़कर चले गए तो आप लोगों का पेपर बहुत ही शानदार बनने वाला है।
समझ में आ गई बच्चों। चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।